Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is relationship of biology to other sciences. जैसे कि हमने अपने पहले लेक्चर के अंदर ही इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जो साइंस है वो एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड फील्ड है। इसके अंदर हमने पढ़ा था अगर हम साइंस को डिवीजन्स में डिवाइड ना करें तो इसके नॉलेज को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसलिए साइंस को बहुत ज़्यादा फील्ड्स में डिवाइड किया गया, जिसमें हमने मेजर 3 फील्ड्स पढ़ी थी, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। लेकिन आज हम इसमें पढ़ेंगे कि जो साइंस है उसका बाकी दूसरे साइंसेज हैं उनके साथ क्या रिलेशन है, बायो का दूसरी साइंस के साथ क्या रिलेशन है। दूसरी साइंस से क्या मुराद है, मसलन हमने पढ़ा था केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उसके अलावा मैथमेटिक्स है, जियोग्राफी है या इकोनॉमिक्स है, और जितनी भी इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज हैं उनका बायोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैव रिलेशनशिप विद ऑल ब्रांचेस, दिस फॉर्म्स द बेसिस। मीन इसका मतलब क्या है कि हर ब्रांच जो है साइंस की उसका रिलेशन है, उसका ताल्लुक है किसके साथ, विद ऑल ब्रांचेस, तमाम ब्रांचेस के साथ उसका ताल्लुक है, चाहे वो मैथ है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो फिजिक्स है। हर एक ब्रांच क्या है, साइंस की ही एक ब्रांच है, आगे बायो के साथ उसका लिंक है। तो दिस फॉर्म द बेसिस, यही उसकी बुनियाद बनाता है, यही जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की साइंसेस के साथ, यही उसकी बुनियाद बनाता है। और इस तरह से इनको हम बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। जो इनका आपस में रिलेशन है उनको हम बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स क्या है? अब बायोफिजिक्स के अंदर जैसे बायो मीन लाइफ और फिजिक्स मीन, फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम फिजिक्स के अंदर हम लॉज के बारे में बात करते हैं, कवानीन की बात करते हैं। तो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे किस तरह जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो फिजिक्स के कानून के मुताबिक चलते हैं, फिजिक्स के कानून के मुताबिक मूवमेंट्स करते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जैसे हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं, फिजिक्स के अंदर लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं, जिसमें हमने देखा किस तरह से मूवमेंट होती है चीज़ों की, किस तरह जो है वो ज्वाइंट्स होते हैं, किस तरह से उसमें लीवर, और ये सारी एग्जांपल्स इसके अंदर हमने पढ़ी फिजिक्स के अंदर। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो वो कुछ यूँ बनती है, बायोफिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ द फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। यानी बायोफिजिक्स क्या है, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं असूल, किसके असूल, फिजिक्स के असूल के मुताबिक, जो कि एप्लीकेबल का मतलब होता है लागू होना, जो कि लागू होते हैं बायोलॉजिकल फिनोमिना के ऊपर। इसका मतलब है कि जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं, हाथों की, पाँव की या लेग्स की, जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो किसके कानून के मुताबिक हैं, वो फिजिक्स के कानून के मुताबिक है। जैसे लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं हमने, उस कानून के मुताबिक है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर जो लीवर है, यहाँ पर हम बात करें लीवर की, कौन से लीवर की, जो फिजिक्स में अंदर होता है, जबकि जो बायो के अंदर हम लीवर होता है जिसको हम जिगर कहते हैं, वो LIVER होता है लीवर, जबकि ये जो लीवर है ये फिजिक्स के अंदर है, इसीलिए मैंने आगे स्पेसिफाई कर दिया लीवर इन फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर जो लीवर है। और इसके साथ एग्जांपल किसकी है, लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। लिम्स क्या होते हैं, हमारे हैंड्स, हमारे फीट, ठीक है, ये क्या है, हमारे लिम्स है। अब ये क्या करते हैं, अब इसकी एग्जांपल इस जगह पर इसलिए दी गई कि ये दोनों जो है लीवर, फिजिक्स के अंदर लीवर और एनिमल्स के अंदर लिम्स, ये दोनों क्या है, इंटरलिंक्ड हैं। मीन ये इन दोनों का फिनोमिना क्या है, सिमिलर है। देखिए मिसाल के तौर पर लीवर किससे कहते हैं, ये देखें एक रिजिड और हार्ड रॉड होता है, बिल्कुल स्ट्रेट, उसकी एक साइड पर क्या होता है, लोड होता है, और दूसरी साइड पर फोर्स लगाई जाती है, ठीक है, और इसके नीचे जो उसको स्टेबल कर रहा होता है उसको बोलते हैं फुलक्रम। तो ये क्या है, लीवर। लीवर क्या करता है, एक साइड पर अगर उसका लोड रखा जाता है तो दूसरी साइड के ऊपर फोर्स लगाकर उस लोड को क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है, उसको स्टेबल किया जाता है, बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारे हाथ हैं, हमारे फीट हैं, ये क्या करते हैं, हमें स्टेबल करते हैं। हमारे फीट भी तो हमें चलने में मदद करते हैं, हमें स्टेबल करते हैं, इस तरह हमारे हाथ हैं वो भी क्या करते हैं, स्टेबिलिटी का काम करते हैं। तो ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो सेम है, इसलिए इसको नाम दिया गया बायोफिजिक्स का, कि इसके अंदर हम फिजिक्स के कवानीन को इस्तेमाल करते हुए एनिमल्स के अंदर मूवमेंट्स का प्रोसेस देखते हैं।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, बायो मीन लाइफ, और केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर को। मैटर की कंपोजिशन को स्टडी किया जाता है फिजिक्स के अंदर। तो कंपोजिशन ऑफ मैटर को देखते हैं हम केमिस्ट्री के अंदर। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन करें तो स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए, आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सारे केमिस्ट्री जो है वो केमिकल रिएक्शंस पर ही मुश्तमिल होती है। तो एनिमल्स के अंदर भी तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, जो केमिकल रिएक्शंस एनिमल्स के अंदर होते हैं वैसे ही वही सेम प्रोसेस होता है केमिस्ट्री के अंदर। तो इन दोनों की एग्जांपल इसलिए दी गई। देखिए, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एग्जांपल है बेसिक मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म जो है वो सेट ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट आर अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? सेट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी ये इसके अंदर तमाम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म की भी आगे हमारे पास 2 टाइप्स होती है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस को और रेस्पिरेशन को। एक है रेस्पिरेशन और एक है फोटोसिंथेसिस। जो रेस्पिरेशन है इसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी खारिज होती है। जबकि जो फोटोसिंथेसिस है इसके अंदर क्या होता है? सूरज की रोशनी में खुराक तैयार की जाती है तो और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है और ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है। तो ये क्या है? हमारे पास बेसिक मेटाबॉलिज्म है। तो देखें, यहाँ पर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो क्या है? जस्ट लाइक केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री की तरह ही है। जैसे केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस होते हैं ऐसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो है वो केमिकल रिएक्शंस किए जाते हैं। इसलिए इस ब्रांच का नाम दिया गया है बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास बायोमेट्री, या इसको हम बायोमैथमेटिक्स भी बोलते हैं। बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं? हम लॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करते हुए मैथमेटिक्स की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए, उनके टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो बायो के अंदर बहुत ज़्यादा जो डाटा एनालिसिस होती है उसको सॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने लैब के अंदर कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म किया। बायो के अंदर क्या मोस्टली प्रैक्टिकल वर्क होता है। आपने लैब के अंदर कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, उस प्रैक्टिकल के नतीजे में जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आई, उन ऑब्जर्वेशंस को हमने क्या किया? एक डाटा की फॉर्म में, ऑब्जर्वेशन को एक डाटा की फॉर्म में अरेंज किया। फिर उस डाटा को क्या किया? हमने कैलकुलेट किया। तो कैलकुलेशन के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? मैथ्स की। मैथ्स के कवानीन को, मैथ के कानून को इस्तेमाल करते हुए हमने अपने प्रैक्टिकल का जो डाटा था, जो ऑब्जर्वेशंस थी, उनको कैलकुलेट किया और फिर जाकर हमारी कंक्लूजन, जो फाइनल हमारा डिसीजन होता है वो मिलता है हमें। तो इसलिए बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी हम मैथ्स के असूल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूं होगी, बायोमेट्री इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस को यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। यानी मैथ्स के कवानीन को, मैथ्स के असूलों को इस्तेमाल करते हुए हम अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस की स्टडी को कंप्लीट करते हैं। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं बायोमैथमेटिक्स। उसके बाद हमारे पास है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं? बायोजियोग्राफी अक्रंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, चूँकि हर इलाके का, हर रीजन का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। तो इसलिए जो एनिमल जिस इलाके के अंदर रहता है उसके वहाँ के रहने के असूल भी डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर बर्फानी इलाकों के अंदर जैसा सारा साल बर्फ रहती है, वहाँ के जो जंगली हयात होंगी वो मुख्तलिफ होंगी। उनकी जो स्किन होगी, उनकी जो जिस्म के ऊपर खाल होगी वो इतनी ज़्यादा सख्त होगी कि वो सर्दी को बर्दाश्त कर सके। इसी तरह से जो ऊंट है, जिसको सहरा का बादशाह कहा जाता है, वो वहाँ पर इतने अरसे तक सर्वाइव करता है कि वहाँ पर उसको गर्मी में भी जो है वो सर्वाइवल रेट उसका हाई रहता है। क्योंकि वो जिस इलाके में रहता है, जिस रीजन में रहता है, वो उसने अपने आप को उस हिसाब से ढाल लिया, उस हिसाब से अडॉप्ट कर लिया हुआ है कि अगर वो पानी जो है वो ना भी पिए तो काफ़ी अरसे तक वो जिंदा रह सकता है। तो ये होता है जियोग्राफिकल रेंजेस का फ़र्क। तो हम बायो के अंदर क्या पढ़ते हैं? बायो जियोग्राफी के अंदर हम जियोग्राफिक रेंज की बात करते हैं। तो
तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए, इट डील्स विद द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकरेंस मतलब जिस इलाके के अंदर वो रह रहा है उसके अंदर उसकी तादाद ज्यादा होगी, क्योंकि उसने उसको अपने हिसाब से अडॉप्ट कर लिया है। अगर वहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है तो उस हिसाब से वो अपना जो पानी का इंटेक है या कोई और चीजें हैं तो उसको मेंटेन करेगा, अपनी स्किन को उस हिसाब से मेंटेन करेगा। तो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर, जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स होंगे, मुख्तलिफ स्पीशीज होंगी और उन्होंने अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाल लिया होगा। मिसाल के तौर पर ये देखिए नीचे, इंक्लूड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द अर्थ, यानी इसके अंदर हम उन खुसूसियात का मुताला करते हैं जो कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जियोग्राफिकल रीजन्स हैं उसके अंदर पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उनकी खसूसियात के बारे में हम बात करते हैं कि अगर जियोग्राफिकल रेंजेस मुख्तलिफ हैं तो वहां पर पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं। तो ये क्या है, ये इस टर्म के अंदर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको कहते हैं बायो जियोग्राफिकल रेंज। जियो वैसे किसे कहते हैं, जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है। जियो का मतलब क्या होता है यहाँ पर, बायो जियोग्राफी मीन बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ और ग्राफी मीन डिवीजन ऑफ अर्थ, यानी हम इस ब्रांच के अंदर हम जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाने वाले मुख्तलिफ एनिमल्स को उनके जियोग्राफिकल रेंज के मुताबिक स्टडी करते हैं, उनकी खसूसियात के मुताबिक। उसके बाद लास्ट हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स और बायो इकोनॉमिक्स भी इसको पढ़ते हैं। तो बायो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, बायो मीन लाइफ और इकोनॉमिक्स मीन मईशत, हमारी जो मईशत है उसको स्टडी किया जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो तजारती नुक्ता नज़र से हम इसका मुताला करते हैं। बायो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या करते हैं, तजारती नुक्ता नज़र से इसका मुताला किया जाता है। देखिए, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हम जिंदा जानदारों की स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिसाल के तौर पर एक किसान है, उसने अपनी फसल को लगाया, फसल जब उसकी प्रॉपर फसल तैयार हो गई, उसने उसको काट कर उसने मंडी में सेल कर दिया उसको। उसके बाद उसने प्रॉपर क्या किया, अपना हिसाब लगाया, अपना कैलकुलेशन की कि उसने हिसाब लगाया तो उसका खर्चा आया था, कॉस्ट कितनी थी उसकी और उसको उससे फायदा कितना हुआ और उसकी जो यील्ड थी, उसकी जो फसल थी उसकी वैल्यू क्या थी। इन सारी चीजों का उसने हिसाब लगाया, इसका मतलब है वो अपनी मईशत का हिसाब लगा रहा था। तो ये क्या है हमारे पास, बायो इकोनॉमिक्स, यानी फसल काटने के बाद जो उसको नुकसान हुआ या उसको जो फायदा हुआ उसको उसने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद उसने अपनी मईशत का हिसाब लगाया कि वो किस लेवल पर है, उसकी मईशत स्ट्रॉन्ग है या नहीं स्ट्रॉन्ग। तो ये सारी चीजें मीन्स इसको स्टडी करने के बाद किसान जो है वो इस काबिल हो जाता है कि वो इतना आइडिया लगा सके कि उसको लॉस हुआ है या उसको प्रॉफिट हुआ है। तो ये थी कुछ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस जिसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। इस लेक्चर को थोड़ा सम अप कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा कि जो बायो है, जो बायोलॉजी है, वो तमाम दूसरी साइंसेस के साथ क्या है, लिंक्ड है और उसके बगैर जो दूसरी साइंसेस जो हैं वो कंप्लीट नहीं है या बाकी साइंसेस के बगैर बायो कंप्लीट नहीं है। इसलिए सारी साइंसेस मिलकर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस बनाती हैं। फिर हमने पढ़ा बायोफिजिक्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि इसके अंदर जो फिजिक्स के अंदर मोशन के कवानीन हैं, मोशन के जो असूल हैं, मूवमेंट के जो असूल हैं, उसी के मुताबिक हमारी बॉडी की जो लिम्स हैं वो भी मूवमेंट करती हैं। फिर हमने बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि बायोकेमिस्ट्री में चूंकि केमिस्ट्री के अंदर क्योंकि केमिकल रिएक्शंस होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, तो ये इस तरह से के दोनों सिमिलर हैं। फिर हमने बात की बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स के अंदर कि हम अगर लैब के अंदर कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन को, उसके डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं और फिर हमें अपनी जो बायो लैब का रिजल्ट है वो मिलता है। फिर हमने बात की बायो जियोग्राफी की कि जियोग्राफिकल रेंज के मुताबिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं, किस तरह से अपने आप को वो अडॉप्टेशन लेके आते हैं और उस जगह पर वो सर्वाइव करते हैं। फिर हमने पढ़ा बायो इकोनॉमिक्स के बारे में कि बायो इकोनॉमिक्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अपनी मईशत के बारे में हम उसमें स्टडी करते हैं। किसान जो है
वो अपनी लॉस और प्रॉफिट का अंदाज़ा लगा सकता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको फिर भी समझ ना आया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो, हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।